तो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। जो हम लोगों की यूपी बीएड प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ चल रही है हिंदी की, तो आज उसमें हम लोग पार्ट 3 पर पहुँच चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा कर के देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। आज मैंने 40 क्वेश्चन लिए। 5 क्वेश्चन आपको मैंने थोड़ा हटके लिए हैं जो काफ़ी अच्छे होंगे पैराग्राफ से रिलेटेड। कभी कभी पैराग्राफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स के मन में, वहाँ पर क्या होता है, डाउट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या जो पिछले पार्ट आए हुए हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। यहाँ पर हमारा टारगेट 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का है। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो भावी आने वाला, तो इसका जो विलोम होगा वो हमारा अतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो अरे वाह और आकस्मिक ये दो चीज़ें सीधा सीधा विस्मयादिबोधक की तरफ संकेत कर रही हैं। विस्मयादिबोधक का जो संकेत होता है वो इस तरह से होता है, डंडा उसके नीचे बिंदी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द हैं। तो नीति, पक्ष और नास्त ये विशेषण नहीं है, नास्तिक जो है ये हमारा विशेषण शब्द है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और लोकों की जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य स्थित स्थान को क्या बोलते हैं, तो हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग ये अघोष होते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा सा वर्ग है वो क्या होता है, अघोष होता है। तीनों सा हमारे अघोष होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी ये इस पे लगा दिया बिंदी, तो ये गलत है। अगला है खूंटियों, ये भी गलत है। खूंटियों ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन सी खूंटियाँ हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आपको मैं बता दूं, सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर क्या का आंसर आता है। ठीक है, जहाँ पर क्या का आंसर आएगा वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी। जैसे बच्चे फिल्म देख रहे हैं तो बच्चे क्या देख रहे हैं, फिल्म। अगला है, रजत दूध पी रहा है, तो रजत क्या पी रहा है, दूध। अगला है, मनीषा ने कार खरीदी, तो मनीषा ने क्या खरीदी, कार खरीदी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सकर्मक हैं। मोर नाचता है ये हमारा अकर्मक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समर्थ में सम उपसर्ग है, संस्कृत में सम प्लस कृत सम ही उपसर्ग है, संतोष में सम प्लस तोष ये भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी सज्जन मतलब सत्य प्लस जन, तो इसमें सत उपसर्ग है ना कि सम उपसर्ग है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करेंगे, वह अगले साल आएगा, इसमें कारक पूछा है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करते हैं। तो आपको इसके लिए मैं बताता हूँ। आप ज़रा एक बात बताइए, अगर आप दीपावली में आपको आना होता तो आप क्या बोलते हैं कि मैं दीपावली पर आऊँगा, यही तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आने की बात कही गई है वो भी अगले साल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन मानुष में कौन सा समास है। तो वन में रहने वाला मानुष तत्पुरुष समास, दूर से ही चमक रहा है, आप लोग आराम से लगा सकते हो। अगला है, हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। वियोग श्रृंगार है, आप सब जानते हैं। राम और सीता, जब सीता जी को रावण ने उठाया तो वहीं पर उसके लिए जब राम जी उनको वन में ढूंढ रहे थे तो वियोग की भावना वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। आपको चीज़ें रिलेट करनी पड़ती हैं। अगर आप चीज़ें रिलेट नहीं करोगे तो आपको ये हिंदी, आप सब जानते हैं, लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा समझ के करना होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। दधि का दधी होता है, दही का दधी होता है, आप सब जानते हैं। ऊँट का उष्ट होता है, आप सब जानते हैं। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, नज़र का आँख नहीं होता। ये हमारा तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। आप सबको मैं बता दूं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है वो दंपति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। वहाँ इसमें बिना कुछ किए हुए सारा काम होता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपके पास दोहा चौपाई या कुछ भी आता है तो आप उसमें आंख बंद करके विभावना अलंकार लगा सकते हैं।
अगला है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त स्वर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण में 4 आते हैं, ठीक है, छ त्रंग ज्ञासरा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं और सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो दोनों में आपको 4 लगाना है, ओके। आगे बात करते हैं भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो भली भांति जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जहाँ पर एक चीज़ें फ्लो में चलती रहती है ना, वहाँ पर रीतिवाचक होता है। अगला है उंगली उठाना कहावत का अर्थ होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। उंगली उठाना कहावत का अर्थ क्या होगा? पहला है क्षमा मांगना, हटा दो। अपना महत्व व्यक्त करना, ये भी हटा दो। तीसरा है दोष की ओर संकेत करना, और चौथा है अस्वीकार करना। दोनों आंसर सही लगते हैं, लेकिन ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, क्योंकि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो उसे अस्वीकार ना करके उसके दोष की ओर संकेत करते हैं। अगला है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लेखपाल वीडियो हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्राह्मण होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। विदेह जो होता है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये द्विज के अनेकार्थी शब्द में नहीं आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो योग दीक्षा, दीक्षा मतलब दान ही होता है, तो पहला तो सही है। अगला है हाथ बटाना, किसी का आप हाथ बटाते हैं तो योगदान ही करते हैं। ऑप्शन डी सहयोग करना योगदान ही होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। योगदान का समानार्थी हित नहीं होता है। हित तो आप किसी का करते हैं। अगला है किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, ठीक है, दो की ही बात आती है। तो मैं उत्तम है, हमको हमसे बना है उत्तम है, मैं से ये मुझे बना है तो उत्तम है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है उन्हें, ये हमारा उत्तम पुरुष से संबंधित नहीं है। अगला है नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है, आप लोग ऑप्शन में दिमाग ना लगा करके सीधे क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश करें। नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया। आप सब जानते हैं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ठीक है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इस किसी भी जो ये चीज़ें जो संगठन बनाए जाते हैं उनमें नियंत्रण नहीं किया जाता है, उन पर उनका नेतृत्व किया जाता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा आप सब जानते हैं कि सोरठा होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। आप सबको मैं बता दूं ये ट्रिक होती है, कभी भी अगर या के पहले आधा ता आता है आप आंख बंद करके वहाँ पर यड़ संधि लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट उत्पन्न होते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी का जो एक अच्छा खासा सम्मान है, साहित्य अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था काशीनाथ सिंह जी को रेहन पर रघु कृति के लिए। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी में काफ़ी योगदान रहा है। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है। तो लिखाई भी है, लड़ाई भी है, चढ़ाई भी है। आप सबको जान सकते हैं कि चलनी जो है इसमें आई प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है घनश्याम का अर्थ है काला बादल। इसका दूसरा अर्थ क्या है। आप सब जानते हैं कि कृष्ण को भी घनश्याम कहा जाता है। आई थिंक इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है मतलब वर्तमान होगा, और एक कॉमन सेंटेंस है तो ये सामान्य वर्तमान है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना। आप सब जानते हैं असह्य स्थिति को भी सह लेना। ऐसी स्थिति जो सहन ना कर सकें फिर भी उसे सहना, तो उसे जहर का घूंट पीना हम लोग कहते हैं, ठीक है। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। तो अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा से संबंधित है। अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ये जो मीमांसा जितनी भी हैं, 3 है, रस मीमांसा, अदर भी जितनी है मीमांसाएँ, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इनके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप 3rd 4th क्लास से पढ़ते ये सब आ रहे हैं। जब से आपने अलंकार पढ़ने शुरू करे होंगे ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। 3rd 4th नहीं, हाँ 6th से आ जाते हैं। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, उन्हीं खाए बौरात नर इन्हीं पाए बौराए। ये क्वेश्चन जब से आप पढ़ना शुरू करते हैं अलंकार, अलंकार में पहला उदाहरण जो होता है वो यमक अलंकार से ही होता है, और यही होता है। तो ये सब आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। यमक अलंकार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है हिंदी किस परिवार की भाषा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आप सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नामक कोई वर्ड नहीं होता है।
तो हिंदी जो है वो भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो एक मैंने नई टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे एक पहले तो ये जानेंगे कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है। आप सब जानते हैं कि हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आती है वहाँ पर आपको समय पर्याप्त मिलता है, ठीक है। तो आप लोग पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद इनके उत्तर देने की कोशिश करें। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि पृथ्वी की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। अगर आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके आंसर खुद ब खुद होने लगेंगे। पहला क्या है, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? साफ लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब इसमें जो होगा ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है। तो शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व पानी से भी कम है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साफ लिखा हुआ है, इसका जो द्रव्य राशि घनत्व है वो पानी से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है शनि है। सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, शनि में समा सकती हैं 750 पृथ्वियाँ। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि है, ओके, और इसमें 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। इसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, सौर मंडल में शनि का क्रम है। तो सौर मंडल में शनि का क्रम कौन सा है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है, इसे सैटर्न बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हम लोगों के 40 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुँचती रहें। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, और वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।